कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हमारा क्वेश्चन है एकीकरण का अर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय अमलगमेशन, और AS14 के प्रोविजन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप पहले तो अमलगमेशन का अर्थ बताएंगे, फिर AS14 को समझाएंगे और AS14 में क्या रूल्स दे रखे हैं वो सारा इसमें आप समझाएंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आजकल 2022 में 15 का है, बाकी हम तो 20 मार्क्स का ही मानते हैं इसको। तो सबसे पहला काम क्या है, अमलगमेशन का अर्थ बताना। पहला काम क्या है, अमलगमेशन का अर्थ बताना, एकीकरण का अर्थ बताना। तो देखो एकीकरण से तात्पर्य, एकीकरण से तात्पर्य क्या तात्पर्य, देखो अमलगमेशन मीन्स वर्तमान में चल रही 2 या 2 से अधिक कंपनियों को डिसॉल्व करके, समापन करके उसकी जगह एक नई कंपनी का जन्म होना। 2 या 2 से अधिक कंपनियां जो चल रही है उसका समापन करके उनकी जगह एक नई कंपनी का जन्म होना, नई कंपनी की स्थापना करना एकीकरण कहलाता है। क्या लिखोगे, वर्तमान में चल रही 2 या 2 से अधिक कंपनियों का समापन करके उनकी जगह एक नई कंपनी बनाना एकीकरण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल। वर्तमान में कार्य कर रही 2 या 2 चल रही लिख दो, कार्य कर रही लिख दो, वो अपनी लैंग्वेज है, वहां पर क्या वर्ड याद आए, ठीक है। वर्तमान में 2 या 2 से अधिक कंपनियों का समापन करके उनकी जगह एक नई कंपनी बनाना क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। अब ध्यान रखें, एक एग्जांपल दे देना। जैसे रिलायंस लिमिटेड, XY क्यों लिखे, रिलायंस लिमिटेड और दूसरे का नाम बताओ टाटा लिमिटेड, दोनों को बंद करके एक नई कंपनी रिलायंस टाटा लिमिटेड की स्थापना कर दी। पर पहले दोनों का क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, समापन हुआ। दोनों, ये नहीं कि एक ने दूसरे को मिला लिया, नहीं, विलय वो ऐसे नहीं हुआ है। 2 या 2 से अधिक कंपनी को हमने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया और नई कंपनी बना दी। उससे हम क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। समझ गए। अब इसमें संविलियन भी आता है और बाह्य पुनर्निर्माण भी आता है, पर हमारा काम अभी क्वेश्चन याद करने का ही। तो एक एग्जांपल आप दे देंगे, X लिमिटेड और Y लिमिटेड को क्या किया, बंद कर दिया और उनकी जगह क्या लिख ली, एक नई कंपनी हमने स्थापित कर दी जो उनके पुराने वालों के व्यापार को खरीद लेगी। वो क्या हो गया, एकीकरण हो गया। क्लियर है। अब देखो AS14 क्या कहता है। AS14 आप लिखेंगे इसमें, भारतीय चार्टेड अकाउंट संस्था द्वारा, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्था है, उन्होंने इसके लिए कौन सा, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इस पे लागू किया है। एक लाइन याद रखना, इसमें छोटा सा लिख देना कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था द्वारा एकीकरण पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लागू किया गया है। इसमें आप विशेष ध्यान रखोगे 1 अप्रैल 1995 के बाद, 1 अप्रैल 1995 के बाद एकीकरण हुआ है, तो AS14 कंपल्सरी है। 1 अप्रैल 1995 के बाद अगर अमलगमेट किया है तो AS14 क्या है, कंपल्सरी है। ठीक है। अब देखो आपके अमलगमेशन हम 2 टाइप से करते हैं, ये छोटे में भी पूछा जा सकता है, बताया था मैंने आपको। तो अमलगमेशन 2 प्रकार से होता है, 2 तरह का नेचर होता है। एक तो होता है नेचर ऑफ मर्ज करना और नेचर ऑफ परचेज।
कौन कौन सा? नेचर ऑफ मर्जर, विलय के स्वभाव का। किसके स्वभाव का? विलय के स्वभाव का। और दूसरा होता है क्रय के स्वभाव का। ठीक है, विलय के स्वभाव का मतलब है कोई सौदेबाजी नहीं होना है, जैसे मर्ज कर लेना, कोई सौदेबाजी नहीं, कोई एसेट्स की वैल्यू कम ज्यादा नहीं, कोई लाइबिलिटी को कम ज्यादा नहीं, बुक वैल्यू पर एसेट्स और लाइबिलिटी ले लेना। जो कंपनी मर्ज कर रही है, नई जो कंपनी बन रही है, पुरानी कंपनी को है जैसे ही मर्ज कर लेगी। मर्ज करना पता है इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहला बायर कंपनी सेलर कंपनी की सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ले लेगी। पहला, सभी एसेट्स व लाइबिलिटी को बायर कंपनी बुक वैल्यू पर लेगी। दूसरा, सेलर कंपनी के 90% शेयर होल्डर नई कंपनी में सदस्य बने रहेंगे। तीसरा, थर्ड, देखो पहला, सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को बुक वैल्यू पर ले लेगी, कोई सौदेबाजी नहीं। दूसरा, सेलर कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर है वो 90% बायर कंपनी के शेयर होल्डर बने रहेंगे। तीसरा, सेलर कंपनी के शेयर होल्डर को सेलर कंपनी के शेयर होल्डर को जो पेमेंट करेंगे, सेलर कंपनी बेचने बिकने वाली कंपनी के शेयर होल्डर को जो पेमेंट करेंगे उसको परचेज कंसिडरेशन कहेंगे, क्रय प्रतिबल। वो किस में होगा? शेयर और सिक्योरिटीज में होगा। शेयर और सिक्योरिटीज में होगा। अब कोई टुकड़ा हो गया पॉइंट में कि 7.5 शेयर देने हैं, तो 7 तो शेयर दे देंगे और आधे शेयर के रुपए दे देंगे। पॉइंट की कैलकुलेशन आ गई तो शेयर फाड़ के नहीं दिया जाता कि आधा शेयर पकड़ ले। तो क्या करेंगे? फुल वाले तो शेयर दे देंगे और जो पार्ट का पॉइंट वाली वैल्यू है उसके बदले क्या दे देंगे? नगद दे देंगे। सेलर कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर और सिक्योरिटीज में भुगतान किया जाएगा। अगर कोई टुकड़ा बचता है तो शेयर के टुकड़े नहीं किए जाते, उनकी जगह नगद भुगतान कर देंगे। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, बायर कंपनी व्यापार को चालू रखेगी। बायर कंपनी क्या करेगी? व्यापार को चालू रखेगी। और पांचवा पॉइंट, एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पर लिया जाएगा, इसलिए कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। कॉपी पेस्ट, सारी एसेट्स बुक वैल्यू पर, सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी बुक वैल्यू पर, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करोगे तो वही शेयर होल्डर फंड बचेगा। हमारी तरफ से कोई सौदेबाजी नहीं होगी। मर्ज करना मतलब कॉपी पेस्ट। डेटर 20,000 है तो 20,000, मशीन 1 लाख है तो 1 लाख। सौदेबाजी होते ही नेचर ऑफ परचेज आ जाएगा। खरीदना, खरीदना वर्ड, मर्ज करना मतलब मिलाना, मिलाना मतलब है जैसे ही मिलाना, लेकिन खरीदना वर्ड होता है वहां सौदेबाजी आ जाती है। 5 पॉइंट लिखने हैं। सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिया जाएगा। सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी सारी। दूसरा, 90% पुराने शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। 90% पुराने शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट, शेयर होल्डर को जो पेमेंट किया जाएगा वो शेयर और सिक्योरिटीज में किया जाएगा। जो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेंगे
तो शेयर होल्डर को जो भी दिया जाता है वो परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। शेयर होल्डर को जो दिया जाता है वो क्या कहलाता है? परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। और उसको हम पेमेंट किस में करेंगे? शेयर और सिक्योरिटीज में पेमेंट करेंगे। क्लियर है? चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, नई कंपनी बिजनेस को चालू रखेगी। बिजनेस चालू रखने के लिए तो अमलगमेट किया है, बंद करना हो तो डिजोल्व करके खत्म करते, तो अपने आप चौथा पॉइंट पैदा हो गया कि नई कंपनी क्या करेगी? बिजनेस को चालू रखेगी। और पांचवा पॉइंट क्या है? एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस पर लिया है? बुक वैल्यू पर लिया है, तो बैलेंस शीट में कोई अलग से एडजस्टमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होगी। 5 पॉइंट याद हो गए क्या? भूल रहे हो तो देखो, इसको एसेट्स लाइबिलिटी कर लेना, ठीक है। फिर आपके 90% याद रख लेना। थर्ड नंबर पर आपके परचेज कंसिडरेशन का लिख लेना। फोर्थ नंबर पर बिजनेस लिख लेना, बिजनेस कंटिन्यू। और पांचवें नंबर पर क्या लिखोगे? नो एडजस्टमेंट। 5 पॉइंट याद हो गया क्या? पहला क्या है? पेन लेके साथ के साथ यूट्यूब पर देखते हो तो लिखते जाना, रटते जाना, याद कर लेना अच्छी तरह से। पहला क्या है? एसेट्स और लाइबिलिटीज, सारी एसेट ली जाएगी, सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी ली जाएगी। ये बुक वैल्यू पर ली जाती है, इसलिए कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। 90% पुराने शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। फिर आपके परचेज कंसिडरेशन जो शेयर होल्डर को दिया जाएगा वो परचेज कंसिडरेशन कहलाता है, और वो किससे पेमेंट किया जाएगा? शेयर और सिक्योरिटीज में। पॉइंट आ गया, टुकड़े शेयर के टुकड़े नहीं दिए जाते तो नगद दे देंगे और आपके बिजनेस को चालू रखेंगे। ये आप आराम से याद कर सकते हैं। 90% अपने आप कन्वर्ट कर देंगे, सौदेबाजी नहीं की तो जैसे ही मर्ज कर लिया। अब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें? नेचर ऑफ मर्ज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें? एक चीज ध्यान देना, ये तो आपको पता चल गया कि हम सारी एसेट्स लेंगे, सारी लाइबिलिटी लेंगे। तो एक जनरल नॉलेज की बात है कि अगर इसकी सारी एसेट्स यहाँ 10 लाख है, सपोज यह 10 लाख है बैलेंस शीट, यहाँ कैपिटल दे रखी है आपके 6 लाख, रिजर्व दे रखे हैं 2 लाख, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दे रखी है 2 लाख, तभी तो होगी 10 लाख। ये है। अगर मैं ये सारी एसेट्स बुक वैल्यू पे लूंगा और सारा कर्जा में लूंगा, मैं खरीद रहा हूं इस कंपनी को, वो कंपनी डिसॉल्व हो रही है, मैं इसको खरीद रहा हूं, तो ये सारी 10 लाख में लूंगा और सारा कर्जा 2 लाख पे लूंगा, तो डेफिनेटली परचेज कंसिडरेशन क्या रहेगा? 8 लाख। मतलब मालिकों को उनका पैसा दे दूंगा, और 90% वापस वही शेयर होल्डर हो रहे हैं, तो दिक्कत कहां है? कि एक तरह से कंपनी के ओनर कहां बदले? 10% ही तो बदले हैं। क्लियर है? अब विलय के स्वभाव में हम अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं वो देखो। सबसे पहले ये है कि जो हस्तांतरित कंपनी की पुस्तकों में, बुक्स में हस्तांतरित कंपनी की समस्त संपत्ति और दायित्व, संचय और आदि को उसी मूल्य पर लिया जाएगा, बता चुका मैं। ये कह रहा है सेलर कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को, सेलर कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पर लिया जाएगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट बुक वैल्यू पर, टू लाइबिलिटीज एसेट्स अकाउंट डेबिट, लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, मशीन डेबिट, फर्नीचर डेबिट, टू लाइबिलिटी, और टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर परचेज कंसिडरेशन। तो पहला क्या लिखोगे? एसेट्स और लाइबिलिटी को बुक वैल्यू पर लिया जाएगा, बात वही है अभी समझाया था मैंने। तो वापस ये बुक वैल्यू पर लेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा हूं। दूसरे नंबर पर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बायर कंपनी का जो P&L है वो हमारे P&L में जुड़ जाएगा। बायर कंपनी और सेलर कंपनी का P&L जोड़ देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ देंगे, ले लिया हमने, तो जुड़ेगा ही। बैलेंस शीट बनाते समय बायर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस और P&L को सेलर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस और P&L में जोड़ देंगे। मैंने खरीदा है
विथ रिजर्व खरीदा है तो जोड़ के लिख दूंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अगर बायर कंपनी और सेलर कंपनी, मैं खरीदने वाला हूं, मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी और बिकने वाली कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग हो तो एक करेंगे। अब से तो नई कंपनी मेरी हुई ना, मान लो किस पर, प्रेजेंट वैल्यू पर। इसमें किसी लायबिलिटी को छोड़ा भी जा सकता है। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिए जाते, स्टैट्यूटरी रिजर्व लिए जाते हैं। वैधानिक संचय, नाम बता दूंगा अभी कौन कौन से वैधानिक संचय है। 2 नंबर या 4 नंबर में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन से होते हैं। अब ये तो मैंने समझा दिया, एक बार वापस समझा रहा हूं। नेचर ऑफ परचेज में सौदेबाजी होती है। एसेट्स को प्रेजेंट वैल्यू पर लिया जाता है, बुक वैल्यू पर नहीं लिया जाता। किसी एसेट्स को छोड़ा भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि हम सारी एसेट्स लें। एक्सटर्नल लाइबिलिटी को प्रेजेंट कितना चुकाना है वर्तमान में, उस वैल्यू पर लिया जाता है। किसी लाइबिलिटी के लिए हम मना भी कर सकते हैं कि क्रेडिटर तुम तुम्हारे चुकाओ, लाइबिलिटी नहीं लेंगे अगलों को पेमेंट ज्यादा कर देंगे, लाइबिलिटी लेंगे तो पेमेंट कम होगा। क्लियर है। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिए जाते। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें। तो वही एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो जो एसेट्स लिए आपने, टू लाइबिलिटी, जो जो लाइबिलिटी लिए प्रेजेंट वैल्यू पर, टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। क्लियर है, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। अब मेरी बात सुनना ढंग से, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेते, लेते हैं क्या, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेते, लेकिन स्टैट्यूटरी रिजर्व लेने पड़ते हैं। नियम है एस 14 के अनुसार कर रहे हैं हम। अब स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन कौन से होते हैं वो देखो। स्टैट्यूटरी रिजर्व में डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व होता है, एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व, एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व हो जाएगा एक तो। इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व, ये आपके इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व हो जाएगा। फिर आपके एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व मैंने लिख ही दिया आपके, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। और एक और रह गया, कौन सा है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व या ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ये 4 रिजर्व हैं जिनको लेना है। अलग से क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स में, ये 4 रिजर्व को लेना है। अब लेंगे कैसे, एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि रिजर्व को लेना है, उस एंट्री में तो लिया नहीं हमने, तो हम करेंगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्या करोगे यार, ये तो एंट्री क्या करेंगे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, रिजर्व क्रेडिट होते हैं। तो ये 2 एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व, 2 इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व, 2 कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व और 2 डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। रिबेट मतलब छूट, विकास छूट संचय, पूंजी विनियोग छूट संचय, ये विनियोग छूट संचय, और एक आपके एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व मतलब निर्यात छूट संचय। नहीं, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। तो आपकी एंट्री क्या हो गई, अमलगमेशन एडजस्टमेंट को आपने डेबिट कर दिया और इन रिजर्व के नाम को आपने क्रेडिट कर दिया। आप दिखाएंगे कैसे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट है तो डेबिट एसेट्स में आता है या लाइबिलिटी में, तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट को तो लिख देंगे एसेट्स में और इन रिजर्व को लिख देंगे लाइबिलिटी। धीरे धीरे कमाई से अमलगमेशन एडजस्टमेंट को राइट ऑफ कर देंगे।
क्लियर है? ये आपके मेनली नेचर ऑफ परचेज हो गया। अब आप इसमें आगे और लिखना चाहें तो देखो, अब हमने सौदेबाजी की है, नेचर ऑफ परचेज में हमने सौदेबाजी की है। अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा देना पड़ गया शेयर होल्डर फंड से, या जो भी आपने मतलब एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू परचेज कंसिडरेशन लिक्विडेटर ऑफ वेंडर, एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटी जो पे करनी है, टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर मतलब कितना चुकाना है। अब अगर ज्यादा देना पड़ गया, क्रेडिट साइड में ज्यादा आ गया, तो डेबिट साइड में गुडविल लिख देंगे। एंट्री करके बता रहा हूं, जो भी एसेट्स आपने खरीदी है उसको क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। जो भी एसेट्स आपने खरीदी है, बंद करना एक बार सुनिए, तुम में से जो ये एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब जो एसेट्स आपने खरीदी है कौन सी रेट पर लिखेंगे, परचेज प्राइस पर, जो भी जितने में आपने खरीदी है, टू लाइबिलिटीज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर। मतलब लिक्विडेटर ऑफ वेंडर का मतलब होता है उनके कितना देना है, विक्रेता कंपनी के निस्तारक। तो यहां आता है परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल यहां आता है। मान लो मैंने लैंड खरीदी, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर लिए, डेटर अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर, बीपी, डिबेंचर जो भी लिए जितने के लिए, टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर। अब अगर डेबिट साइड में कम रह गया, कहने का मतलब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स से ज्यादा देना पड़ा, एसेट्स में से लायबिलिटी घटाने पर नेट एसेट्स आती है। परचेज कंसिडरेशन यदि नेट एसेट्स से ज्यादा देना पड़ गया तो गुडविल, और कम देना पड़ गया तो कैपिटल रिजर्व लिखा जाता है। अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स से ज्यादा देना पड़ा तो हम ये मानेंगे कि जमा जमाया बिजनेस मिल रहा है, गुडविल, जो आपने चैप्टर पढ़ा था गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर परचेज कंसिडरेशन कम में हो गया, सौदेबाजी में हम मजबूत रहे, तो कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। समझ गए? ठीक है। आगे ये कह रहा है एकीकरण के समय जो भी गुडविल होती है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। क्या करते हैं, एक अमलगमेशन करते टाइम अगर गुडविल आ गई तो उसको 5 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ करना पड़ता है। हाँ, ये जो गुडविल आ गई, क्योंकि बायर कंपनी तो नई पैदा हुई है ना, तो ये अगर खरीद रही है, मान लो यहाँ गुडविल आ गई 1 लाख, तो उसको 5 साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, अपलिखित करना पड़ेगा। ज्यादा लंबा इसको चला नहीं सकते। ठीक है। अब हम बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन की गणना करना, कि क्रय प्रतिफल का मूल्यांकन मूल्य कैसे निकालोगे। परचेज कंसिडरेशन तो देखो किसमें, वापस बोल, नहीं लेते। मैंने लायबिलिटी लिखा है, रिजर्व नहीं लिखा। रिजर्व लेते ही नहीं है तो लिख कैसे सकते हैं। अगर आप रिजर्व यहां ले लोगे तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व करने की क्या जरूरत पड़ी। यहां तो आपने जो खरीदी है वो लिखा लेंगे, लैंड लिए, मशीन लिए, प्लांट लिए, फर्नीचर लिया है। टू एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या क्या लिया है, टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कर देंगे। क्लियर है। अब यहां देखो, यह है क्रय प्रतिफल की गणना। विलय के स्वभाव में तो मैं ये मानता हूं विलय के स्वभाव में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो एक परचेज कंसिडरेशन है। क्यों, सारी एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटी टू रिजर्व एंड सरप्लस सारा लिया है, तो कैपिटल की बराबर जो अमाउंट होगी वही परचेज कंसिडरेशन होगा। ठीक है। अगर हम नेचर ऑफ परचेज की बात करें, नेचर ऑफ परचेज क्रय के स्वभाव का, इसमें क्रय प्रतिफल कैसे निकालेंगे। देखो 2 मेथड है।
नेट पेमेंट मेथड, शुद्ध भुगतान विधि, क्या लिखोगे? अब आप थोड़ा मन में लाओ, अपने मन में ब्रेन को समझाओ कि हम किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो भुगतान किया वो परचेज कंसिडरेशन होगा। शुद्ध भुगतान मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट किया है, चाहे शेयर के रूप में दिया है, चाहे नगद दिए हैं, कैसे भी दिया है, तो जो शेयर होल्डर को आपने दिया वो परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है। इस विधि में अब तो लिखना आगे, इस विधि में शेयर कंपनी को खरीदते समय शेयर होल्डर के पास जो पेमेंट गया है, शेयर होल्डर को जो देना है, जो डील हुई है शेयर होल्डर से, वो परचेज कंसिडरेशन है। और दूसरा आप क्या लिखेंगे, लिख लोगे नहीं? तो इस विधि में शेयर होल्डर को जो पेमेंट किया है वह परचेज कंसिडरेशन है। दूसरी है नेट एसेट्स मेथड। क्या है? नेट एसेट्स मेथड। ये आपके शुद्ध संपत्ति विधि। ये तो सिंपल हो गया कि जो जो एसेट्स लिए उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो, जो एसेट्स लिए जोड़ लो, जो कर्जा लिया वो घटा लो, और बाकी जो बचता हो नेट एसेट्स में। या तो विलय के स्वभाव में मैं सीधा कहता हूं, हाँ मार्केट तो वो जोड़कर ले रहे हैं ना, अपन हम जोड़ के ले रहे हैं यहां पर कि मशीन 10 लाख की ली, फर्नीचर 15 लाख का लिया, बिल्डिंग 50 लाख की जोड़ लिया, कितने का सामान, कितना कर्जा, तो जो नेट एसेट्स है तय कर लिया, उतना पैसा दे देंगे। यहां पर डील में इक्विटी शेयर होल्डर को कितना दे रहे हैं, डील में कि इक्विटी शेयर होल्डर को 50,000 शेयर दिए, एक शेयर 100 का इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को, नगद दिए 5 लाख, तो 50,000 इंटू 100 शेयर दे दिए, 5 लाख नगद दे दिया, जोड़ लेंगे, उतने में डील हो गई। यहां हम क्या करते हैं कि कितने कितने का सामान खरीदा, जोड़ लेंगे, उसमें जो कर्जा, क्रेडिटर कितने के चुकाने हमें, बीपी कितने के पेमेंट करना है, डिबेंचर का हमें कितना पेमेंट करना है, तो टोटल एसेट्स में से कर्जा घटा लेंगे, बाकी जो बचता है वो नेट एसेट्स मानी जाती है। उस नेट एसेट्स का पेमेंट हम किसको कर देंगे, शेयर होल्डर को कर देंगे। तो ये दो मेथड हो गए। कौन कौन से मेथड हो गए? एक तो आपके नेट पेमेंट मेथड और दूसरा नेट एसेट्स मेथड। ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हो गया और अमलगमेशन AS 14। अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में 2-3 मिनट में समझा रहा हूं AS 14 को। सबसे पहले आप लिखेंगे एकीकरण का अर्थ। वर्तमान में 2 या 2 से अधिक कंपनियों को बंद करके उसकी जगह नई कंपनी की स्थापना करना एकीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल दे देना। एकीकरण के प्रकार तो आप 2 प्रकार के, क्रय के स्वभाव, विलय के स्वभाव का पहले बोल रहा हूं, विलय के स्वभाव का, क्रय के स्वभाव का। विलय के स्वभाव में आप क्या लिखोगे? इसमें क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को मर्ज करती है, एसेट्स और लायबिलिटीज को किस पर लेती है, बुक वैल्यू पर लेती है, सारे रिजर्व लिए जाते हैं, 90% पुराने शेयर होल्डर को हमारे नए शेयर होल्डर दे देते हैं, बुक वैल्यू में चेंज नहीं करते तो एडजस्टमेंट नहीं होता, व्यापार चालू रखती है, ऐसे लिख देना। फिर आप लेखांकन बता देना, वही लेखांकन है। नेचर ऑफ परचेज की बात करें तो नेचर ऑफ परचेज का मतलब सौदेबाजी करना, सारी एसेट्स को नहीं लेना, कुछ एसेट्स छोड़ देना, मार्केट वैल्यू पर, प्रेजेंट वैल्यू पर एसेट्स को लेना, सारी लायबिलिटी नहीं लेना, या ले लेना लेकिन वैल्यू, वर्तमान वैल्यू पे उसने तो कह रखा क्रेडिटर 5,000 ही है और पता चला क्रेडिटर 50,000 है, तो सारी वैल्यू वर्तमान वैल्यू पर लेना। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिया जाता, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिजर्व लिए जाते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व में 4 नाम आते हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व और एक और है, इनको याद कर लेना। किस एंट्री से लेंगे तो आप करोगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। कहां दिखाओगे?
तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट है तो एसेट साइड में दिखाएंगे और इनको हम स्टैट्यूटरी रिजर्व को लायबिलिटी में लिखा देंगे। समझ गए? नेचर ऑफ परचेज के अंदर हम क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं तो कई बार फायदे में रह जाते हैं, कई बार घाटे में रह जाते हैं। अगर नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट परचेज कंसीडरेशन करना पड़ा, नेट एसेट से ज्यादा दिया तो गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, नेट एसेट से कम में सौदा हो गया, कम रुपए लगे तो फायदा हो गया, कैपिटल रिजर्व लिख देंगे। इस प्रकार की गुडविल को 5 ईयर में आपको राइट ऑफ करनी ही करनी है। अब क्रय प्रतिफल की गणना, तो पहले लिखना क्रय प्रतिफल से तात्पर्य वह मूल्य जो अंशधारियों को दिया जाएगा क्रय प्रतिफल कहलाता है। वह मूल्य जो अंशधारियों को दिया जाता है क्रय प्रतिफल परचेज कंसीडरेशन कहलाता है। नेचर ऑफ मर्ज में हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के बराबर, क्योंकि सारे रिजर्व ले लिए, सारी एसेट्स ले ली, सारी लायबिलिटी ली, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ही बचेगी। ये परचेज कंसीडरेशन हो गया। अगर क्रय के स्वभाव का है तो 2 मेथड, कौन कौन से मेथड, नेट पेमेंट, नाम से ही पता है कितना भुगतान किया, किसको, शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर को जो दिया वो आपके परचेज कंसीडरेशन। और नेट एसेट्स मेथड में हमने सारी एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू जोड़ लिया और सारी लायबिलिटी जो ली है वो घटा लिया, तो जो नेट एसेट्स है वो नेट एसेट्स मेथड। ये आपके कंप्लीट है। ध्यान रखना, अब प्रत्येक क्वेश्चन आगे बढ़ता जा रहा है तो जितने भी है साथ के साथ नोट्स बनाते जाना। 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और उसके बाद हम लेंगे अगला क्वेश्चन जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का है। आज इसको आप देखना और उसके बाद हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेंगे।